Hi, hello students. Myself Jitendra Kumar Gogia, your English teacher and your class teacher. Today we are going to discuss a very beautiful poem from 10th class, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. My dear students, this is our first poem in our book First Flight, and in this poem, the poet tried to persuade the peoples, the reader, about the holy and unholy, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक नेचुरल पोएट है. ये हमेशा नेचर से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं और इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि जीवन में जो चीज़ें अपशुगनी मानी जाती हैं, जो लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि ये चीज़ें नेगेटिविटी हैं, नेगेटिव हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है. हर चीज़ जो भगवान ने बनाई है वो अच्छी है और सबको केवल नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी भी देती है. तो नेगेटिव एस्पेक्ट हमने केवल बना रखा है जबकि वो नेगेटिव होती नहीं है. चलिए देखते हैं पोएट को इस पोएम के थ्रू. इस पोएम में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो पिक्चर है उसके अंदर दो चीज़ें दिखाई दे रही है. तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सामने नैरेटर है, आप कह सकते हैं कि पोएट है, और एक ट्री है, हेमलॉक ट्री जिसको हम बोलते हैं. उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ट्री के ऊपर बर्फ़ है, डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ़ के जो रवे हैं वो पड़े हुए हैं. क्रो बैठा हुआ है आपके सामने पेड़ के ऊपर. ये तीनों ही है. यहाँ आप थोड़ा सोचिए कि पोएट जो है क्रो का और डस्ट ऑफ स्नो का क्यों जिक्र कर रहा है और हेमलॉक ट्री क्या है. एक्चुअल में बेटा, अगर मैं एक सिंपल सी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से बात करूं कि हेमलॉक को हम एक मान लेते हैं कि धतूरे का पौधा है. वैसे हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है और इसको हम क्या मानते हैं कि जो जहरीला पौधा होता है हम नेगेटिविटी का रूप मानते हैं. उसको जल्दी से घर में लाते नहीं हैं, हम बाहर रखते हैं. इसी तरह कौवा जो है उसको डेथ का रूप माना गया है, सैडनेस का रूप माना गया है. ठीक है. तो क्योंकि लोगों की धारणा है कि कौवा जो है जब बोलता है, कर्कश ध्वनि होती है तो लोग उसको बाहर भगा देते हैं. या जब भी कोई हम मृत भोज करते हैं, जब हम किसी को अपने गांव में जैसे ट्रेडिशन होता है कि मरे हुए के लिए जो पिंडदान करते हैं, उस समय हमें कौवे की जरूरत पड़ती है. दैट इज हम इसे डेथ का रूप मानते हैं, नेगेटिविटी का रूप मानते हैं. और पोएट यहाँ बताना चाहता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है. तो चलिए देखते हैं पोएट पोएम के थ्रू किस तरह से आपको कन्विंस करता है कि जो क्रो है, डस्ट है, वो किस तरह से पॉजिटिविटी ला सकती है. तो ये आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. अब पढ़ते हैं इसको, एक बार दोहराते हैं, फिर देखते हैं इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं पोएट. द पोएम इज द वे आ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had through. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and save some part of a day I had root. कहते हैं कि जो क्रो है वो कहाँ है, हेमलॉक ट्री के ऊपर है. और हेमलॉक ट्री पर क्या है, बर्फ है, स्नो है. ठीक है. और जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे है, अंडर द हेमलॉक ट्री है. ठीक है. तो पोएट कहना चाहता है द वे अ क्रो. पोएट जो है वो इस पोएम के अंदर सैड मूड में है, उदास है. वो मान रहा है कि मेरा दिन बेकार चला जाएगा, पता नहीं कैसे कटेगा, कैसा दिन है ये. और वो उदासी में हेमलॉक ट्री के नीचे है. और तभी होता क्या है, एक कौवा क्रो जो है हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है और क्या करता है, द वे आ क्रो, कि कौवा जिस तरीके से, वे मीन तरीका, शूक डाउन ऑन मी. शूक मीन्स हिलाना, शूक मीन्स हिलाना, कि वो हिलाता है. किसको हिलाता है, हेमलॉक ट्री की टहनी पर जब बैठता, जब वो हिलती है
और उस पर जो बर्फ होती है, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के कण हैं, जो बर्फ के रवे हैं, जो बर्फ है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। जब वो बैठता है और उस पे बैठने से जब टहनी हिलती है तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरती है और उससे होता क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे वो बर्फ मेरे ऊपर गिरती है तो मेरा जो मन उदास था, मेरे अंदर एक अलग सी रोमांचिकता आ जाती है, मैं रोमांचित हो जाता हूँ और मेरा मूड जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब जो मेरा दिन उदास था, जो मेरा मन उदास था, वो अब खुश हो जाता है, हंसी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। एंड सेव सम पार्ट, वो मेरा जो किसका कुछ हिस्सा बचा लेता है, किस चीज़ का, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जिस दिन को मैं क्या मानता था कि मेरा जो दिन है वो बेकार जाएगा, रूड मीन्स बर्बाद, बेकार, नीरस जाएगा, उस दिन को ये कौवा जब टहनी पर बैठता है और उसके बैठने से जो टहनी हिलती है और उसके हिलने से जो बर्फ मेरे ऊपर गिरती है, उससे मेरा जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब पोइट ये कहना चाह रहा है कि जिस क्रो को लोग डेथ का रूप मानते हैं, सैडनेस का रूप मानते हैं, जिस बर्फ को डेथ का रूप मानते हैं, सैडनेस का रूप मानते हैं, वो जब गिरती है तो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म कर देती है और मुझे पॉजिटिव वे में ले जाती है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ठीक है बेटा, तो पॉइट इस पॉइंट के थ्रू ये बताना चाहता है कि हम लोग जिन चीज़ों को नेगेटिव मानते हैं एक्चुअल में वो नेगेटिव होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब रास्ते से बिल्ली जाती है तो बड़े बुजुर्ग कह देते हैं या लोग कह देते हैं कि भाई बिल्ली गुजर गई, रास्ता काट दिया बिल्ली ने, अब हमें नहीं जाना चाहिए। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब रूढ़िवादिता है, इनको तोड़िए। क्योंकि इस नेचर में भगवान ने जिसको बनाया है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी। चलिए अब इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जब भी हम कोई गाना लिखते हैं या कोई पोएम लिखते हैं तो उसके अंदर हम एक कुछ पोएटिक डिवाइसेस डालते हैं। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब श्रृंगार रस डालते हैं उसके अंदर अलंकार डालते हैं, उसके अंदर तुकबंदी डालते हैं, तो उसका भी हम जिक्र करते हैं। सबसे पहली जो हमारी तुकबंदी है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग स्कीम। क्या कहते हैं? राइम स्कीम। राइम का मतलब होता है तुकबंदी। क्या होता है? तुकबंदी। और तुकबंदी क्या होती है बेटा? अभी बता देते हैं। जब भी हम कोई गाना गाते हैं तो आपने देखा होगा लास्ट वर्ड जो होता है वो लास्ट वर्ड नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से या बीच में 30 सेकंड या थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मिलता जुलता होता है ना। जैसे मैं गाना गाता हूँ, एक दिन ये कहानी बनेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बनेगी पे। किस पे? बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो मैंने पहले क्या बोला? बनेगी। और फिर क्या बोला? बनेगी। दैट इज राइम स्कीम। ये तुकबंदी है। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी जब भी कोई पोएम लिखी जाती है उसके अंदर भी राइम स्कीम होती है। उसके अंदर भी राइम स्कीम होती है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन है? क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। हम इस पोएम को क्या करते हैं? हाफ ऑफ कर लेते हैं। फर्स्ट एक ये हो गया और एक स्टेंजा ये हो गया। पहला स्टेंजा हो गया द क्रो से लेकर फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री तक। अब हम क्रो को नाम दे देते हैं। तुकबंदी जब राइम स्कीम बनाते हैं तो उसमें पहले वर्ड को ए से डिनोट कर देते हैं। ए क्या कर देते हैं? उसको ए लिख देते हैं। ठीक है, ए, ये ए हो गया। दूसरा क्या है? मी। इस तो क्रो और मी का साउंड मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये हो गया बी। तीसरा क्या है? स्नो। स्नो और क्रो सेम है। स्नो और क्रो, देखो बोल के देखो, क्रो, ओ है ना, स्नो, ओ की साउंड आ रही है, दैट्स मीन ये ए हो गया है। क्या हो गया है? ए हो गया। इसके बाद क्या है? ट्री। ट्री किससे मिल रहा है? मी से, तो मी भी, ट्री भी क्या हो गया? बी हो गया। तो पहला जो स्टेंजा है उसका जो राइम स्कीम आ गया वो आ गया ए बी, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेकंड स्टेंजा में देखिए, हर्ट है। अब पोएम एक है क्योंकि फुल स्टॉप केवल लास्ट में है।
आप देखिए कहीं पे भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखाई देगा, केवल रूट के बाद। ये एक स्टेंजा की पूरी एक पोएम है, छोटी बाल पोएम जिसको बोलते हैं, छोटी है। तो रूट जो है इसमें एक फुल स्टॉप तक है। तो सेकंड पार्ट में हम करते हैं हर्ट को। देखिए अब पूरी एक ही है ये, क्योंकि अगर हर्ट के बाद फुल स्टॉप होता तो हम सेकंड फिर ए से स्टार्ट कर लेते, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं आया है तो हमें ए बी सी से ही चलना है। तो हर्ट जो है वो ना क्रो से मिलता है, ना मी से मिलता है, ना स्नो से मिलता है, ना ट्री से मिलता है। तो फिर इसका मतलब इसको हम रख देते हैं सी। क्या लिख देते हैं? सी। अब मूड, मूड किसी से मिलता है? नहीं मिलता, तो मूड का क्या हो गया? डी। ठीक है। अब हर्ट किससे मिलता है? पार्ट से, तो सी। और रूट किससे मिलता है? मूड से, तो डी। तो सेकंड जो पार्ट हो गया उसके अंदर जो राइमिंग स्कीम आ गई वो आ गई सी डी, सी डी। ठीक है। यानी इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम हो गई, जो राइम स्कीम हो गई, वो होगी ए बी सी डी सी। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी पोएम जब हम पढ़ेंगे, कोई भी हम पोएम जब हम रिसाइट करेंगे, तो उसके अंदर जो राइम स्कीम है वो लास्ट वर्ड को देख के रखी जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइस है, जो श्रृंगार रस है, वो क्या है? क्या इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? सबसे पहले आप देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि एक मिनट बेटा, सॉरी, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो पार्ट आता है हमारा, वो क्या आता है? वो आता है लिटरेरी डिवाइस के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का। जैसे मैं एक वर्ड रखता हूं आपके सामने ध्यान से पढ़िए इस पोएम को, और मैं जिसको टिक कर रहा हूं उस वर्ड को ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? सेव सम, सेव सम। अब इन दोनों वर्डों में क्या है? दोनों वर्डों के अंदर एस एस का रेपिटेशन हुआ है। ठीक है। जब भी पोएम के अंदर किसी भी लाइन में किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड का एक साथ रेपिटेशन होता है, यानी जो नियर बाई वर्ड्स हैं उनका पहला पहला अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होता है, रिपीट होता है, तो वहां पर बेटा एलिट्रेशन होता है। क्या होता है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन है द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ नियर बाई वर्ड। तो सेव्ड सम के अंदर जो है वो क्या है बेटा? एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन है। अब सेकंड बात करते हैं, इस लाइन को जरा देखिएगा गौर से। सेकंड जो लाइन इसको देखिए, शूक डाउन ऑन मी। इसके अंदर शूक के अंदर डबल ओ है, डाउन के अंदर ओ है, ऑन के अंदर ओ है। दैट्स मीन यहाँ पे ओ जो है साउंड जो है बार बार कर रहा है। और ये ओ क्या है? ये एक वोवल है। क्या है? वोवल है। तो ये वोवल है बेटा। जब भी पोएम के अंदर किसी लाइन में किसी वोवल का बार बार रेपिटेशन होता है तो वहां पर एजोनेंस होता है। क्या होता है? एजोनेंस। तो उसको बोलते हम एजोनेशन, एजोनेंस। द रेपिटेशन ऑफ वोवल क्या है? एजोनेंस है। फॉर एग्जाम्पल एंड और आल्सो में ए का रेपिटेशन है, तो यहाँ एजोनेंस है। तीसरी बात बेटा, हमने जो ये पोएम है, इस पोएम के अंदर जो क्रो है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, इनको हमने क्या किया? सिंबॉलिक किया है, सिंबल दिया है। किसका सिंबल दिया है? डेथ का, शोरों का। डेथ का यानी कि मृत्यु का, और दुख का हमने इसको सिंबल दिया है। दैट्स मीन ये पोएम जो है वो सिंबॉलिक है। इसको हम कहते हैं बेटा सिंबोलिज्म। क्या कहते हैं? सिंबोलिज्म। The hemlock tree and crow usually symbolize death and sorrow, but here they represents joy और turning point। क्योंकि जब से डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, क्रो उसको हिलाता है, तो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया, चेंज हो गया, टर्निंग पॉइंट है और खुशी देने वाला है। तो ये पोएम जो है वो क्या है बेटा? ये जो पोएम है वो पूरी तरह से सिंबॉलिक है, सिंबोलिज्म है इसके अंदर। चौथी बात जो आप खुद सोचना, क्या इस पोएम को पढ़ने से हमारे माइंड के अंदर कोई पिक्चर बनती है? जी हाँ, बनती है। कैसे पिक्चर बनती है बेटा? जो ये पिक्चर्स बना रखी हैं ये इमेजिनेशन ही तो है।
हम सोचने लग जाते हैं एक पेड़ होगा, उसके ऊपर कौवा बैठा होगा, बर्फ़ उसके ऊपर होगी, नीचे पोएट है, दैट्स मीन एक पिक्चर क्रिएट हो रही है। तो ये पोयम जो है वो इमेजरी भी है, ये जो पोयम है वो इमेजरी भी है। ठीक है बेटा, तो ये पोएम जो है इसके अंदर इसके फिगर ऑफ स्पीच है। आपके एग्ज़ाम जब आएंगे तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर पोएम से रिलेटेड जो पोएटिक डिवाइस है वो पूछे जाते हैं, और राइम स्कीम तो पूछी जाती है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को देखेंगे, पोएम को अच्छे से याद कर पाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो ये वीडियो है इसको आप अच्छे से देखें, इसको पसंद आए तो लाइक करें, और आपको पसंद आती है और लाइक करते हैं तो अपने साथियों के लिए इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।